हाँ चलो चलो, आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे मुझे सत्ता की साझेदारी। साझेदारी जानते हो? अच्छा बताओ पहले, साझेदारी जानते हो कि नहीं? बंटवारा। अरे साझेदारी मतलब पार्टनरशिप भैया। साझेदारी की जरूरत क्या होती है? आज हमें यही बता दो कि साझेदारी की जरूरत क्यों होती है। देश का शासन चलाने। किसके लिए साझेदारी की जरूरत होती है? सबको संतुष्ट करने के लिए। अगर साझेदारी नहीं करोगे तो मान लो कि जैसे घर की संपत्ति है, अब अगर घर में जेका हिस्सा ना दे हो तो हो सकता रात गर्दन में दबा दे तो एक दिन लोग खत्म हो जाओगे। तो इसलिए कोई आदमी रुष्ट ना हो जाए, कोई आदमी नाराज ना हो जाए, हर व्यक्ति क्या रहे, संतुष्ट रहे। इसके लिए किसकी जरूरत होती है? साझेदारी की जरूरत होती है। लेकिन काहे की साझेदारी? वो तो घर संपत्ति की साझेदारी है ना। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता की साझेदारी, पावर की साझेदारी होनी चाहिए, और यही आपको समझना है। तो सबसे पहले परिचय देना है। चैप्टर हो या अध्याय 1। एनसीईआरटी से बढ़िया कोई किताब नहीं है, कितना बेहतरीन लिखा होगा, आप लोग देखिएगा। और देखो लाइट जल रही। खैर, इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। लोकतंत्र की यात्रा आप लोग शुरू कर चुके हैं। कब से? पिछले साल से। पिछले साल मतलब कक्षा 9 में लोकतंत्र के बारे में कुछ दिया गया है, तो वही आपको लोकतंत्र की यात्रा आप कक्षा 9 में शुरू कर चुके हैं। अब पिछले साल हमने देखा था कि लोकतंत्र व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। पिछले कक्षा में पढ़ाया गया कक्षा 9 में, और आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोकतंत्र में जो सारी ताकतें होती हैं वो किसी एक आदमी के हाथ में रही थी। क्या सारी ताकत एक आदमी के हाथ में है? देखो, प्रधानमंत्री जी के पास कुछ ताकत है, कुछ पावर है, तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है। अगर प्रधानमंत्री कुछ मान लीजिए ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए ऊपर कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप को बहुत तेज मार खान ना समझने लगे। यदि सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप को बहुत बड़ा ना समझे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल करने के लिए क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट के जज अगर मान लीजिए कुछ ऐसा फैसला सुनाते हैं जो देश हित में नहीं है, फिर उसके लिए एक, क्या यार शब्द ही नहीं याद आ रहा है, एक वो लाते हैं, महाभियोग लाया जाता है। उसलिए क्या लाया जाता है? महाभियोग। तो उसको भी, तो उनको भी हटाया जा सकता है। कहने का मतलब सारी शक्तियां क्या है, सबको बटी हुई है। ऐसा नहीं कोई एक आदमी मनमाने ढंग से चलाए। मनमाने से चलाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? तो वो राजतंत्र हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगी। तो इसलिए लोकतंत्र में क्या होता है? सत्ता बराबर बटी रहती है। पिछले कक्षा 9 में आपने पढ़ा। विधायिका जानते हैं, जिसमें चुने गए सारे सदस्य बैठते हैं, विधायिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 चीजें हैं। जो पावर किसमें बटी होती है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 जगह जो है पूरी ताकत बटी हुई है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। पहला 3 चैप्टर जो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे वो सत्ता के बंटवारे का जो है सोच विचार आप आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। अब देखो, इसमें मेन क्या है, सत्ता की साझेदारी काहे जरूरी है, उसके लिए 2 कहानी दिया है। किसका किसका कहानी दिया? बड़ा ध्यान समझना। बेल्जियम की और श्रीलंका की 2 कहानियां दिया। 2 कहानियों के माध्यम से एकदम बेहतरीन आपको समझा देगा। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग को किस तरह निपटाती हैं। ये पूरा सेंटेंस आपको समझना चाहिए। कह रहा है कि बेल्जियम और श्रीलंका की जो 2 घटनाएं हैं, ये आपको बताती हैं कि क्या दिया? विभिन्न शासन पद्धतियां, लोकतांत्रिक शासन पद्धति। श्रीलंका भी क्या कहता है? हमारे यहाँ लोकतंत्र है। बेल्जियम भी क्या कहता है? हमारे यहाँ लोकतंत्र है। तो दोनों जगह लोकतंत्र, दोनों जगह है, और दोनों जगह शासन करने की अलग अलग पद्धतियां हैं। पद्धतियां मतलब तरीके हैं। शासन करने के अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग तरीके हैं। और दोनों लोगों के सामने जब कोई चुनौती आती है ना, तो लोग कैसे निपटते हैं? दोनों लोग, सबके निपटने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मान लो आप एक घर में, किसी घर में कोई सदस्य है सबसे बड़ा, उसके बच्चे हैं, मान लो हैं, कोई कह रहा है कि हमें इतना पैसा चाहिए खर्चे के लिए, कोई अलग मांग रहा है, कोई अलग मांग रहा है, तो वो दूसरे तरीके से हैंडल करता है। वो कहता है ठीक है चलो ले 100 100 50 50 सबको देकर क्या किया, राजी कर लिया।
और किसी किसी दूसरे के घर में दूसरे तरह हैंडल होता है। सीधा समझावन लाल एक उठाए, सब साथ समझाना उठा दे, गार्जियन क्या उठे, डंडा उठा लिए, बच्चे सब मांग कर रहे हैं, उसके बाद देखो फिर सब चुप। तो निपटने का तरीका सबका क्या है, अलग अलग है। उसी तरह जो यहाँ बेल्जियम और श्रीलंका में जो है शासन करने वाले जो लोग हैं, उनका अपने लोगों के प्रति निपटने का तरीका क्या है, सबका अलग अलग होगा, उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। तो चलो कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, सत्ता की साझेदारी समझने के लिए दो कहानियां बहुत जरूरी है। सबसे पहले पढ़ते हैं बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप क्या है, महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं, यूरोप भी एक है, उसी में क्या है, बेल्जियम एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। हमारे देश में जितने राज्य हैं, अगर क्षेत्रफल देखा जाओ, जमीन जो है, जो जगह है जिस पर लोग रहते हैं, हरियाणा से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। जो बेल्जियम देश है उसके चारों ओर कौन कौन से देश हैं, फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लक्समबर्ग है। और इसकी जो बाउंड्री है इन्हीं लोगों से मिलती है चारों तरफ, इसकी सीमाएं। जैसे हमारे देश की सीमाएं किससे किससे लगती हैं, चीन, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, श्रीलंका से समुद्री सीमा है खैर। और इधर आप नहीं, दूसरे देश बताओ, गुजरात अपना राज्य है यार, बांग्लादेश, म्यांमार, ये जितने देश हैं, कश्मीर अपने देश का राज्य है। मतलब दूसरे देश बताना जो दूसरे देश से हमारे देश की सीमा टच हो, बर्मा, म्यांमार, हाँ, दूसरे देश से हमारे देश की सीमा से क्या जुड़ा है, बाउंड्री लाइन से। तो ये इतने देश क्या है जुड़े। उसी तरह से ये क्या है ना, यूरोप के ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम के चारों ओर फ्रांस वगैरह लोग हैं। अब आगे देखिए, इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। बेल्जियम की आबादी मतलब जनसंख्या कितना है, 1 करोड़। 1 करोड़ थोड़ा सा ज्यादा है, और सही बात है, तो बहुत ही छोटा है यार। हमारे यहाँ 121 करोड़, और उनके यहाँ 1 करोड़। बताओ, हम लोग 121 गुना है उनके, इतने ज्यादा है हम लोग। तो अब इसके और देखिए, यानी हरियाणा राज्य की आबादी से करीब आधी हरियाणा के 2 करोड़ है, अभी 1 करोड़ है। बताओ, हरियाणा की जनसंख्या ज्यादा है, मतलब बहुत छोटा सा, आप समझ लीजिए। इसके बाद देखो, इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। जटिल माने बहुत कठिन, बहुत उलझी हुई है। जटिल माने क्या होता है, जैसे कोई सवाल मिल जाता है, सवाल बहुत जटिल है, जटिल मतलब उलझा हुआ है। जातीय बनावट मतलब अलग अलग जाति के लोग हैं, और बहुत उलझी है एक दूसरे में। जैसे पतला का इधर का धागा उधर, उधर का धागा इधर है, और सब एक दूसरे में क्या उलझा है। उसी तरह जाति क्या, जात पूरी तरह से उलझी हुई है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। मान लो अगर पूरे देश में 100 लोग होते तो 59 लोग किधर थे, फ्लेमिश इलाके में, इलाके का नाम है। और डच बोलता है। बताओ, 60% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, डच। 60% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, डच। ये बेल्जियम कहानी है, याद रखना। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। अब बताओ, 60% लोग फ्लेमिश इलाका रहते हैं, एक इलाके का नाम रख दिया गया भाई ये फ्लेमिश है, इसमें क्या बोलते हैं, डच। और 40% किधर रहते हैं, वेलोनिया, और क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आपकी फ्रेंच भाषा। तो बताओ, फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% हैं, डच भाषा बोलने वाले 60%, और सब अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। अब बताओ, एक ही देश में 3 भाषा बोलने वाले लोग, तो बताओ उलझे हुए लोग हैं कि नहीं, सब मगर जाल जैसे फंसे हुए हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स, ये तो पूरे देश की बात थी। अब चले आओ केवल राजधानी, केवल राजधानी, राजधानी वाला छोटा शहर। जैसे हमारे, अगर हम ये कहते हैं हमारे देश की अधिकतर आबादी उत्तर साइड है, या कम आबादी थोड़ा दक्षिण साइड है, ये कहते हैं कि इधर ज्यादा बारिश हो इधर। लेकिन अब पूरा देश छोड़कर कहाँ बात किया जाए, दिल्ली की। उसी तरह से ये लोग पूरा क्या छोड़कर, बेल्जियम छोड़कर किसकी बात कर रहे हैं, राजधानी ब्रुसेल्स की। अब राजधानी में देखो, राजधानी में कैसे संरचना है। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। पूरे देश में जिनकी जनसंख्या 40% भाषा बोलते हैं, राजधानी में वो लोग की जनसंख्या कितनी ही, 80%। वो लोग मतलब राजधानी के पास बहुत ज्यादा रहते हैं। उलझी हुई बनावट है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। अगर पूरे देश में देखा जाए तो फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 40%।
डच बोलने वाले 60%। लेकिन पूरा देश छोड़ के केवल कहाँ चले जाओ, राजधानी में। जब राजधानी में देखोगे तो बताओ ये कितना है, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। डच भाषा 20%। इसका मतलब फ्रेंच वाले पक्का अमीर होंगे, क्योंकि ये सब राजधानी बसे हुए हैं और 80% लोग बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी। अच्छा, अल्पसंख्यक कौन हुआ? अल्प माने थोड़ा और संख्यक माने जिसकी संख्या कम है वो क्या है? अल्पसंख्यक है। ये बताओ, अगर पूरे देश में देखा जाए, पूरे देश में अल्पसंख्यक कौन होगा? फ्रेंच भाषी की डच भाषी? डच भाषी 60% लोग थे, फ्रेंच भाषी 40% थे। तो पूरे देश में अल्पसंख्यक कौन हुआ? फ्रेंच। लेकिन राजधानी में अल्पसंख्यक कौन हो गया? उल्टा समझ रहे हो आप? फिर से राजधानी में अल्पसंख्यक डच हो गए ना, वो तो 20% बचे। नहीं समझ आ रहा? लेकिन पूरे देश में अल्पसंख्यक एक और है जो 1% है। उसका तो नाम ही मतलब, वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो अल्पसंख्यक से कुछ है ही नहीं है, वो गलैया है। उनको मतलब 1% का है, कुछ नहीं है वो। 80-20 वाली ये बात करो, जो 60-40 हैं। 60% लोग डच भाषी बोलते थे, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। 40% लोग फ्रेंच भाषी बोलते हैं, वेलोनिया इलाके में रहते हैं। पूरे देश की बात है तो पूरे देश में अल्पसंख्यक कौन हुआ? 40% फ्रेंच भाषी। फिर उसके बाद राजधानी में कौन हो गया? अब राजधानी में फ्रेंच बोलने वाले 80% है, केवल राजधानी की बात करो, और डच बोलने वाले 20%। तो राजधानी में अल्पसंख्यक कौन हो गया? डच। लेकिन अभी पूरे देश की बात हो रही, कह रहे अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग। जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी हैं पूरे देश में कितना है? 40% है अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। जो फ्रेंच भाषी लोग जो अल्पसंख्यक थे, ये क्या है? तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। याद रखना, कभी जनसंख्या ज्यादा होने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता है। उसके लिए क्या चाहिए? एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, राजनीतिक रूप से सशक्त होना चाहिए। जो राजनीतिक रूप से परिपक्व है, जो राजनीति में है, वही आगे है। ये हार्श रियलिटी है। जैसे देखिए, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। ताकतवर भी थे, समृद्ध थे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। पहले ताकतवर फ्रेंच वाले लोग थे, तो डच भाषी वालों को बिल्कुल गुस्सा नहीं था। कहे शिक्षा ही नहीं थी। अब जो आदमी को शिक्षा ही नहीं है, उसके आत्मसम्मान ही नहीं है। आत्मसम्मान नहीं है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आगे बढ़ना क्या होता है, ताकत क्या होती है। उसको यही लगता है कि चलो ये फ्रेंच वाले, अगर जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, जो कितने फीसद हैं? 40% हैं, लेकिन अमीर हैं, और जो इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इनको यही लगता था कि यार कोई बात नहीं, लगता है भगवान ने इनको अत्याचार करने के लिए भेजा है। ऐसा लोग मान के चलते हैं। लेकिन जब डच भाषी लोग क्या हुए? शिक्षा पा गए, पढ़ाई लिखाई किए, तब उनके अंदर जागृति आई, दिमाग बढ़ा। तब वो लोग क्या मानने लगे? तब वो लोग ऐसा मानने लगे कि देखो भैया, ये तो गलत बात है यार। ये बताओ, पूरे देश में 40% हैं, तो वो इतना ताकतवर है, हमारी जनसंख्या 60% है, फिर भी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। किसको पता चला? डच भाषी लोग को, जो कि 60% थे। ये बाद में शिक्षा पाए ना, तो इनको क्या हुई? नाराजगी जाहिर हो गई। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। जाहिर सी बात है, जो एक शोषण करने वाला व्यक्ति है और उसके सामने जो शोषित व्यक्ति है, शोषण करने वाला कौन? जो अत्याचारी है। शोषित कौन है? जो बेचारा दबा हुआ है। अगर शोषित वाला उठ खड़ा हुआ और कह दिया कि देखो ये गलत बात है, तो जाहिर सी बात है कि ये बात किसको बुरी लग जाएगी? शोषण करने वाले को बुरी लग जाएगी। और इसीलिए शोषण करने वाला बहुत नाराज होगा उससे, और दोनों के बीच क्या बढ़ जाएगा? टेंशन। और टेंशन माने तनाव। टेंशन माने क्या होता है? तनाव होता है। तनाव बढ़ गया। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। अच्छा, ये दोनों जो टकराव होता है, सबसे तीखा रूप, मतलब टकराव का जो सबसे स्पष्ट नजर आया, वो कहाँ नजर आ गया? राजधानी में। ये तो और जगह कहीं नहीं दिखा, राजधानी में कहीं पूरा टकराव नजर आ गया? ऐसा बताइए, राजधानी में क्यों नजर आ गया? पता क्यों? सबसे पहले विकास कहाँ होगा? राजधानी के आसपास। सबसे पहले कौन पढ़ेंगे लिखेंगे? शहर वाले लोग, राजधानी वाले लोग। गांव वाले तो मान लो अभी भी डच भाषी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन राजधानी वाले तो पढ़ लिखे ना, तो इसलिए वहां सब ज्यादा विरोध होगा। फिर उसके बाद
यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे। डच वाले संख्या के हिसाब से ज्यादा थे, 60% लोग बोलते थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत में थे। जैसे हमारे देश में है, हमारे देश में अगर जातियों के हिसाब से बांटा जाए तो जो जातियां हैं उनमें जो है, जिनको लोअर कास्ट कहा जाता है, जिन निम्न जातियां कहा जाता है, उनकी जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। लेकिन समृद्धि के मामले में, आय के संसाधन के मामले में, जमीन जायदाद के मामले में इनका क्या है, कुछ नहीं है ये। लेकिन देखो हमारी एनसीईआरटी में भी उदाहरण किसका दिया है, फ्रांस का। अपने यहाँ का उदाहरण नहीं दे सकता। ये लिखने वालों की मानसिकता है। अगर ये चैनल देख लिए हो सकता है तो मेरा वीडियो को बंद करा दें, लेकिन ये लिखने वाले हैं, लिख रहे हैं। अगर यही उदाहरण देना चाहते थे तो अपने देश का दे देते कि कौन लोग समृद्ध हैं और किन की जनसंख्या कम है, कौन लोग की जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद क्या है, समृद्ध नहीं है। तो ये मतलब एक उदाहरण है तो, लेकिन दे सकते थे। ये भी आपको एक उदाहरण समझना चाहिए कि किताब लिखने वाले भी कौन है, तो अपना उदाहरण लोग क्यों देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे बदलाव होगा। और चलो कम से कम दूसरे के उदाहरण से उदाहरण दे तो रहे हैं, इतनी बड़ी बात है। इसके बाद देखिए, आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। अच्छा, ये एक अलग समस्या थी। ये कहाँ की समस्या है, बेल्जियम की। बताओ, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, डच भाषी लोग, वो लोग जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद समृद्ध नहीं है, अल्प, और वो क्या है कि ताकतवर नहीं है। जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी जनसंख्या कम है, वो समृद्ध हो, क्या है, ताकतवर हैं। हालांकि इसको कुछ लोग ये कह सकते हैं कि लोग ज्यादा टैलेंटेड हैं। बात टैलेंट की नहीं होती है। तो इस तरह तो फिर ये होगा कि जितने लोग जहां भी आक्रमण करते हैं सब टैलेंटेड हैं, बाकी हारने वाले लोग को शहीद क्यों लिखा जाए, फिर उनको बिना टैलेंटेड के लिखा जाए, तो ऐसा नहीं है। चलिए आइए अब श्रीलंका का देखते हैं समस्या। तो ये ब्रुसेल्स की ये यहाँ समस्या समझ में आई आपको, बेल्जियम की। तो बेल्जियम की समस्या समझ गई हो, थोड़ा सा हम इसको बंद कर देते। चलो इससे भी नहीं होगा। अब आइए श्रीलंका की समस्या को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। श्रीलंका का अलग समस्या है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, द्वीप जो चारों समुद्र से क्या हो, घिरा हो, छोटा सा देश। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तमिलनाडु का दक्षिणी तट, अरे इसे भारत का दक्षिणी तट कह दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिणी तट, भारत का मानचित्र आपने देखा होगा, तो उसमें कहाँ है, नीचे साइड है। तो वैसे उसकी स्थानीय नहीं देखना, पहले समस्या हम लोग देखते हैं। इसकी आबादी करीब कितनी है, 2 करोड़ है। आबादी कितनी है, 2 करोड़। इसका मतलब लगभग हरियाणा के बराबर है आबादी के मामले में। क्षेत्रफल में कोई तुलना नहीं है, यानी हरियाणा के बराबर। अच्छा, लिखा भी है यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जाति समूह के लोग हैं। अब लोग दक्षिण एशिया, एक तो महाद्वीप तो एशिया, एशिया में भी दक्षिण एशिया 7 महाद्वीप हैं, उसमें क्या है, एक एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में भी दक्षिण साइड के लोग, यही नीचे के लोग, इसमें कई जाति समूह यहाँ भी है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघलियों का है। सिंघली लोग श्रीलंका में रहते हैं। और सिंघली लोग की आबादी जो है, कि जिनकी कुल जनसंख्या 74% है, बहुत ही ज्यादा है, लगभग 75 मान लो। तो 74% कौन है, सिंघली। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी 18% है। सिंघली लोग कहाँ है, श्रीलंका में। और तमिल लोग कौन है, तमिलनाडु के थे, यहाँ से जो काम करने गए थे वहाँ, हमारे देश के लोग। और वो वहां जाके रह रहे हैं, कितने फीसदी, 18% है, काफी मात्रा में है, फिर भी 18% बहुत होता है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल। अब जानते हो क्या होगा कि कैसे हो गए। 74% सिंघली हैं जो प्योर कहाँ के हैं, श्रीलंका के। 18% तमिल है, वो मजदूर हैं, एक भारतीय मूल, एक श्रीलंकाई मूल। देखो, तमिलनाडु के जो लोग यहाँ से काम करने वहां गए, वो कौन है, भारतीय मूल। मूल माने जड़, उनकी जड़ कहाँ की है, भारत की। लेकिन कुछ लोग हुए जाए के, मान लो शादी ब्याह कर लिए, बस गए, कुछ के धर्म परिवर्तन करा दिए, कुछ ना कुछ कराए होंगे। तो जो करा दिए, तो वहां के जो लोग थे उनकी जड़ क्या थी, वहां के जो लोग थे उनकी जड़ क्या थी, वही की जड़ तो वही थी ना, लेकिन उनको क्या बना लिए, तमिल। तो मूल कहाँ है, श्रीलंका का, बन क्या गए, तमिल। तो कहलाएंगे श्रीलंकाई मूल के तमिल। वो क्या कहलाएंगे, श्रीलंकाई मूल के तमिल।
हाउ दिस एयर इज गोइंग ऑन दिस पर्दा, ये पर्दा आगे पीछे हो रहा है कुछ, क्या है बताओ। चलो ये कहीं से एयर प्रेशर आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं आगे। अब सुनो, इसमें क्या है, श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% है। ये बताओ जो श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं वो कितने हैं? 13%। तो 5% कहाँ के हैं? भारत के। यानी भारत से गए लोग 5% हैं, और वहां के 13% श्रीलंकन वाले लोग क्या बना दिए? तमिल। तो श्रीलंकाई मूल के तमिल हो गए। जो, और ये लिखा भी है, हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान, औपनिवेशिक शासन क्या था? औपनिवेश मतलब परमानेंट नहीं रहना है, केवल कमाने जाना है। अंग्रेज लोग हमारे देश को क्या बनाए हुए थे? औपनिवेश। तो यहाँ पर जो है केवल रहने नहीं आए थे, कमाने आए थे। उपनिवेश थोड़े से काम के लिए अपना आए, पैसा कमा के चले गए। तो उस समय यहाँ से लोगों को ले जाकर वहाँ चाय के बागानों में क्या करवाते थे? काम करवाते थे। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांत में रहते हैं। तमिल लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर और पूर्वी प्रांत में। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं। जो लोग सिंगली भाषी बोलते हैं क्या हैं? बौद्ध हैं। इसका मतलब 74% लोग क्या हैं? बौद्ध हैं। जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान। और तमिल बोलने वाले क्या है? यहाँ भारत से गए हैं, तो कुछ क्या हैं? कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7%, 7% ईसाई भी हैं। अब बताओ वहां की जाति बनावट और अलग है। बौद्ध हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, और ज्यादा है कि नहीं वहां श्रीलंका में? वे सिंगली, तमिल और दोनों भाषाएं बोलते हैं। जो ईसाई लोग हैं वो सिंगली बोलते हैं, तमिल भी भाषा बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम के डच भाषी लोग बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी लोग और जर्मनी भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। जो बेल्जियम के लोग हैं, डच भाषी लोग कितने हैं? 60% है। वो चाहते हैं तो ये कहते भैया 60% लोग डच भाषा बोलने वाले हैं, जो 40% बचे हैं सबको डच बोलना है, किसी को फ्रेंच नहीं बोलना, क्योंकि हमारी जनसंख्या क्या है? ज्यादा है, और ज्यादा जनसंख्या के आधार पर अपनी भाषा थोप सकते थे जबरदस्ती। अगर वो लोग थोपते तो क्या होता बताओ? अगर जबरदस्ती भाषा थोपी जाएगी तो क्या होगा? विरोध होगा, लड़ाई होगी, वहां हिंसा बढ़ेगी, और इससे संभव क्या होता कि देश बट जाता। पता है क्यों? वो 40% लोग कहते कि एक काम करो, तुमको डच ही बोलना है ना, तो आधा तुम ले लो, सब डच वाले एक तरफ हो जाओ, आधा हम ले ली, आधे फ्रेंच वाले क्या हो जाएं? एक तरफ हो जाएं। डच वाले एक तरफ, फ्रेंच वाले एक तरफ, तुम अपना डच बोलो, हम अपना फ्रेंच बोले, देश क्या हो जाता? बट जाता, देश दो टुकड़े में टूट जाता। इसके बाद और ब्रुसेल्स पर दोनों अपना अपना दावा ठोकते हैं, लेकिन राजधानी कौन छोड़ता? राजधानी सबसे विकसित होता है, फिर हम दोनों मार काट होती है, वो कहते राजधानी हम लेंगे, वो कहता राजधानी हम लेंगे। इसके बाद देखिए, श्रीलंका में सिंगली आबादी का बहुमत और ज्यादा था। वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते। श्रीलंका में कौन ज्यादा थे? सिंगली, बौद्ध वाले। चाहते तो बढ़िया आराम से मनमानी चलाते कि भाई 74% है, चाहे का मारो पीटो, 7% ईसाई है, इनको पकड़ो, और लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम सब हैं, सबको पकड़ो, इनको पिटाई करो। अब आइए देखिए कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ। अब आओ थोड़ा सा देखते हैं कि असल में इधर समस्या पहले गिनाई गई। क्या गिनाई गई? समस्या। और समस्या के बाद अब क्या गिनाया जाएगा? समाधान। क्या गिनाया जाएगा? समाधान। समझ में आ रही बात नहीं यार? नींद तो नहीं। आज आदर्श की गेट में रसगुल्ला बिक रहा था। यार मुझे रसगुल्ले की याद मत दिलाया करो, मेरे वो जो छेना वाला रसगुल्ला होता है मेरा दिमाग उधर चला जाता है। नहीं चलो गरम गरम दे रहा था। अब सुनो, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसका मतलब ये भी औपनिवेशिक था, अंग्रेज लोग यहाँ कब्जे जमाए थे। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। जो बौद्ध वाले लोग हैं, लोग सोचेंगे ऐसा पूरी तरह से कब्जे में ले लो, प्रभुत्व वही जमाना, यही होता है अपना जमाना। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। जो देखो, सरकार वोट देकर चुनी गई। सरकार कैसे चुनी गई? वोट देकर, तो लोकतांत्रिक मानी गई। लेकिन जब सरकार बन गई
तो अब बताओ, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा उसके सांसद ज़्यादा जीत के आ गए, उसके विधायक ज़्यादा जीत के आ गए, तो क्या चलाने लगी वो? मनमानी। वो सोचें कि एक काम को पूरी तरह सिंघलियों क्या कर दो, हावी कर दो पूरी तरह से। 1956 में एक कानून बनाया गया। 1956 में सरकार क्या बना दी? कानून, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। उन्होंने कहा राजभाषा क्या होगी? सिंघली। राजभाषा मतलब होता है कामकाज की भाषा, ऑफिस की भाषा, जितनी राष्ट्रभाषा नहीं बोला, अभी क्या बोला है? राजभाषा। राज मतलब राजकाज की भाषा। हिंदी हमारे देश की क्या है? राजभाषा है। हालांकि अभी तक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं है, उसको करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई सब लोग राष्ट्रभाषा बोलेंगे तभी तो ये हो पाएगा। अगर हमें एकता बना के रखना है, जबरदस्ती काम नहीं करना है। कुछ लोग मूर्ख लोग बोल दिया करते हैं कि नहीं हिंदी राष्ट्रभाषा, जबरदस्ती है। उनको लगता है जबरदस्ती थोप दो, तमिलनाडु है, कर्नाटक है और राज्य है, सब पे थोप दो, तो सब पे नहीं थोपा जा सकता। तो उनकी बात नहीं मानना चाहिए। क्या है वो? राजभाषा है, राजकाज की भाषा है। हम लोग उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता किसी भाषा को। ये लोग राजभाषा घोषित कर दी, इनको राजभाषा दोनों बनाना चाहिए। और जो भाषाएं हैं लोग बोलते हैं, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। प्रायोरिटी किसको दे रहे थे? दे वर गिविंग द प्रायोरिटी टू सिंघलिश इन यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। जो भी सरकारी संस्थाएं थी और जो यूनिवर्सिटी थी, उसमें उन लोग क्या दे रहे थे? प्रायोरिटी दे रहे थे इनको प्राथमिकता। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। और नया कानून बनाया गया, उसमें बताया गया कि सरकार जो है, जो बौद्ध धर्म है उसको बढ़ावा देगी और क्या करेगी? सुरक्षित करेगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। अब बार बार श्रीलंकाई सरकार की एक एक फैसला आने लगा, तो जो वहां रहने वाले तमिल लोग थे उनके अंदर बेचैनी बढ़ी। उनके अंदर क्या हुआ? बेगानापन लगने लगा। उनको लगा कि यार ये हमारा देश नहीं का, यार हमारा तो कोई फैसला नहीं हो रहा है। बेगानापन बढ़ेगा, भाई सब तो जो है सिंघली कर रहे हैं। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंघलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति लेकर संवेदनशील हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी भाषा और उसकी संस्कृति क्या रहे? सुरक्षित रहे। कोई अपनी भाषा और संस्कृति को नष्ट नहीं करना चाहता। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। सही बात है। किनको लगेगा? तमिल वाले लोगों को, ईसाई वाले लोगों को, जो और लोग थे, उन्हें लगा कि सरकार हम लोग को क्या कर रही है? सारे अधिकारों से वंचित कर रही है। परिणाम हुआ कि तमिल और सिंघली समुदायों के संबंध क्या हुए? बिगड़ते चले गए। अब जाहिर सी बात है, जहां सिंघली लोग बैठेंगे वहां खूब तारीफ करेंगे, अरे अब सरकार बन गई है, अब क्या है, अब तो बढ़िया, सब सिंघली वाले चलेंगे, तमिल वाले देखे कहीं क्या है, तुम्हारा तो कोई अधिकार ही नहीं है। अब बहस होने लगती है समाज में, हर जगह बातचीत, तो भाई नाराजगी बढ़ जाएगी समुदायों के बीच। अब इससे क्या हुआ? श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। अब तमिल वाले लोग अपने पार्टी बना लिए कि भाई चलो हमारी कोई सुनेगी तो हम लोग अलग से पार्टी बना लेते हैं, और अपनी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए। और स्वायत्ता मतलब अपने आप को कि हमको भी कुछ जो है स्वतंत्रता दीजिए, हमारा भी मान सम्मान बढ़े। अपनी स्वायत्ता के लिए ये लोग जिन्होंने संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्ता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। लेकिन उनकी मांग को लगातार क्या किया गया? नकार, हर बार मना कर दिए। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। उन्होंने कहा हम एक अलग तमिल सरकार बनाएंगे, हम स्वतंत्र बनाएंगे, जो तुम्हारा कानून नहीं मानेगा, हमारा अपना अलग देश बन जाएगा। कौन लोग? तमिल लोग। क्योंकि जब जिसकी बात नहीं मानी जाएगी वहां निश्चित ही राष्ट्र टूटने पर आ जाता है। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया। और जब एक ही देश के अंदर रहने वाले विभिन्न समूहों के बीच लड़ाई होने लगे तो क्या कहलाता है? गृह युद्ध। जैसे एक ही घर के रहने वाले लोगों के बीच जूतम पैजार शुरू हो जाए, मान लो कोई कह दे नहीं हमरे कमरा तरफ दिखाई नहीं हो, कहे थाली खाना खा के हमरे तरफ फेंक दिया, अगर ऐसे से बोल दिए तो उसमें क्या होगा? गृह युद्ध हो जाएगा। तो गृह युद्ध से आपको क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। अब आगे देखो, परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ये किताब जब लिखी गई तब की बात है।
उस समय की अभी इसमें चेंज नहीं किया। अभी तक क्या हजारों लोग दोनों पक्ष क्या हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। अब जिनकी बात नहीं मानी जाएगी, जिनको मारा पीटा जाएगा, देश से क्या करेंगे, भागेंगे। और भाग कर क्या बनेंगे, शरणार्थी। शरणार्थी बन जाएंगे। मुल्क माने देश, शरणार्थी मतलब जो दूसरे देश भाग के चले जाते हैं। जैसे जिस समय पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान पहले बांग्लादेश था। बांग्लादेश पहले देश थोड़ी था, पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान को दो दिया गया था, एक तो जो पाकिस्तान अभी है, जो बांग्लादेश, ये भी पाकिस्तान था। लेकिन जो उधर का पाकिस्तान था, जो इस समय है, इसको बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान, बांग्लादेश को बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार करता था। सारी फैक्ट्री, सारे विकास काम कहाँ करता था, पश्चिमी पाकिस्तान में। और पूर्वी पाकिस्तान में कोई सुविधा नहीं। तो पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों को सताता भी था। तो जो लोग सताए जाते थे वो भाग करके कहाँ जाते थे, भारत में। वो अपना मुल्क छोड़कर भारत में क्या बन गए थे, शरणार्थी। तब आसपास पश्चिम बंगाल, आसपास के राज्यों में जाने लगे। तो यही क्या बनते हैं, शरणार्थी बन जाते हैं। इनमें भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है कि, अच्छा, अर्थशास्त्र की किताब में आपने पढ़ा कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। हमारे क्षेत्र, अच्छा, ये देखा गया कि हमारे आसपास के जितने देश हैं, उन सभी देशों की तुलना की जाए, हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं आसपास के, उसमें श्रीलंका खैर आर्थिक विकास या शिक्षा के मामले में ठीक है, ये ऐसा बताया गया है। लेकिन गृह युद्ध से क्या हुआ कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। 2009 में जो है कुछ मामला ऐसा बनाया गया होगा जिससे गृह युद्ध को क्या किया गया, खत्म किया गया। लेकिन उसके पहले तक वहां गृह युद्ध चलता रहा और काफी समस्याएं पैदा होती रही।